शहर की चकाचौंध भरी सड़कों से दूर एक पुराने मोहल्ले में एक बड़ा घर खड़ा था। देखने में आलीशान, लेकिन भीतर के लोग स्वभाव से अलग थे। इसी घर में एक नई लड़की आई थी। नाम था नेहा। गांव की सीधी सादी, मासूम और अनपढ़, जिसके माँ बाप बहुत पहले चल बसे थे। बचपन से उसका पालन पोषण उसके मामा ने किया, जो गरीब किसान थे और अपनी जिम्मेदारियों में दबे रहते थे। इसीलिए जब शहर में रिश्तेदारी के जरिए किसी ने कहा कि अपनी भांजी को हमारे यहाँ छोड़ दो, हम उसे काम दे देंगे, खाने पीने की सुविधा भी रहेगी, तो उन्हें यह सब अच्छा अवसर लगा और सोचा कि अब नेहा शहर में रहेगी, अच्छे कपड़े पहन पाएगी, 2 वक्त का खाना मिलेगा और शायद उसकी किस्मत बदल जाए। नेहा को मामा ने उस घर में छोड़ते समय समझाया, बेटिया, यह बहुत बड़ा घर है, यहाँ अच्छे से काम करना, मालिक लोग तुझे बेटी की तरह रखेंगे, तुझे अब मेहनत और सेवा से अपनी ज़िंदगी संवारनी है। तो मासूम नेहा ने आंसू भरी आंखों से मामा के पैर छुए और घर में दाखिल हो गई। घर में 3 लोग रहते थे। प्रेमलाल, उनकी पत्नी सुधा, जिसे मोहल्ले भर में लोग मालकिन कहते थे, और उनका जवान बेटा राजीव। बाहर से यह परिवार खुशहाल और इज्जतदार लगता था, पर अंदर से सोच बिल्कुल स्वार्थी थी। पहले ही दिन सुधा ने नेहा को देखकर ताना मारा, अरे ये कैसी घिसी पिटी साड़ी पहनकर आई है, शहर में नौकरानी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती। पर नेहा चुप रही। उसे कभी माँ बाप का लाड़ मिला ही नहीं था, और मामा ने भी यही सिखाया था कि बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलना। धीरे धीरे नेहा की दिनचर्या तय हो गई। सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, फिर दिन भर रसोई और घर का काम। सुधा मालकिन पल पल आदेश देती, ये कर, वो कर, ये उठा, ये जल्दी ला, सही से नहीं करना आता तुझे। और कभी कभी उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाती, गांव की छोकरी तुझे शहर के तौर तरीके कहाँ समझ आएंगे। तो नेहा का मन भर आता, पर वह मामा को याद कर खुद को समझाती कि उसे यहाँ टिकना है। मालिक प्रेमलाल कई बार काम करवाते करवाते उस पर टेढ़ी नज़र डालते, जिससे वह महसूस तो करती, पर डर और लाचारी के कारण कुछ नहीं कह पाती। और सबसे डरावन था राजीव, जो हर वक्त उसे घूरता और छोटी सी बात पर मुस्कुराकर ऐसे देखता जैसे मन में कुछ और चल रहा हो। महीने में 1-2 बार मामा का फ़ोन आता, कैसी हो बेटिया, खुश तो हो ना। और नेहा हर बार कहती, हाँ मामा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। क्योंकि सच बताने से मामा परेशान हो जाते, और उसके पास उसे वापस ले जाने का ताकत भी नहीं थी। इसी बीच एक दिन प्रेमलाल, सुधा और राजीव बैठकर योजना बनाने लगे। उन्हें मालूम था कि गरीब औरतों के नाम पर सरकार से लोन आसानी से मिल सकता है। तो प्रेमलाल बोला, ये नेहा हमारे हाथ का मोहरा है, इसके नाम पर लोन ले सकते हैं। EMI कौन देगा, हमें पता है। ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं। सुधा ने हामी भरी, सही कह रहे हो। और अगर राजीव थोड़ा प्यार का नाटक करेगा तो ये लड़की हमारी जेब में आ जाएगी। और राजीव शैतानी मुस्कान के साथ बोला, तो तय रहा, मैं इसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगा, फिर शादी का नाटक करके इसे घर की बहू बना देंगे और इसके नाम से लोन उठाएंगे। EMI की टेंशन नहीं, हमारी सेटिंग है, बस कागज़ पर इसके साइन चाहिए। योजना तय हो गई, और नेहा को अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके जीवन में कैसी तूफानी साजिश बुनी जा रही है। यहीं से उसके असली इम्तिहान की शुरुआत हुई। जहां वह खुद को नौकरानी समझती थी, पर जल्द ही उसे बहुरानी बनने का सपना दिखाना जाने वाला। अगली सुबह घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। ऐसा बदलाव कि नेहा समझ भी नहीं पाई। राजीव अब आंखें तेरह नहीं देखता, बल्कि रसोई के दरवाजे से मुस्कुराकर पूछ लेता, थक जाती हो क्या, तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। तो नेहा हड़बड़ा जाती, नहीं 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 साहब, मैं कर लूँगी। और उसी दिन दोपहर को जब वो बरामदे में कपड़े सुखा रही थी, तो राजीव चुपके से एक छोटी सी चॉकलेट लेकर आया और बोला, तुम भी कभी कभी मीठा खा लिया करो। तो नेहा ने पहली बार खुद को इंसान समझे जाने का एहसास किया। भीतर कहीं हल्की सी गर्माहट पहुंची, और जैसे बरसों से ठंड में जमी उंगलियों पर धूप लग रही हो। योजना के मुताबिक राजीव ने कदम बढ़ाए। कभी वह सुधा मालकिन की डांट के समय बीच में बोल देता, माँ रहने भी दो, इतना सारा काम करती है,
गलती हो गई तो क्या आसमान टूट पड़ा? सुधा बाहर से तमतमाती पर भीतर भीतर यही चाहती थी कि नेहा पर राजीव की नेकी का असर पड़े। 2-4 दिन में राजीव ने कहा नेहा से गांव मिट्टी की खुशबू, तालाब के मेले और उन सपनों की बातें करनी शुरू की जिन्हें कहने की नेहा ने में कभी हिम्मत ही नहीं हुई थी। वह पूछता अगर पढ़ने का मौका मिलता तो क्या पढ़ती? तो नेहा धीमे से कहती शायद सिलाई सीख लेती या कोई छोटी सी दुकान चलाती। और राजीव अपनापन भरकर कहता क्यों नहीं, सब होगा। और यही दो शब्द सब होगा नेहा के दिल में घूटों घंटों गूंजते रहते। एक शाम छत पर कपड़े उतारते हुए राजीव ने पूछा नेहा तुम यहाँ खुश हो? वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली खुशी ये भी कोई चीज़ होती है क्या? बस काम और उम्मीद की सब ठीक हो जाएगा। तो राजीव ने लंबी सांस लेकर कहा अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें घर में इज्जत दिला सकता हूँ। तो नेहा चौकनी होकर बोली साहब आप हमसे मजाक मत करिए। वह मुस्कुराया मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम बहुत सीधी और बहुत सच्ची हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताओगी? मेरा मतलब है मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर नेहा का दिल अनचाहे डर और मीठी खुशी के बीच में पेंडुलम की तरह झूल गया। उसे अपनी औकात फटी साड़ी और गवाही तजुर्बे याद आए और वह बोली एक नौकरानी और आप। तो राजीव ने जैसे ही वही वाक्य पकड़ लिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। मैं नौकरानी नहीं। नेहा को देखता हूँ। शब्दों का ताना बाना इतना महीन था कि नेहा ने भरोसा कर लिया और हिचकिचाकर कहा अगर मालकिन जी को मंजूर हो तो मुझे क्या ऐतराज। अगली सुबह ड्राइंग रूम में योजना के मुताबिक छोटा सा नाटक खेल गया। राजीव ने माँ बाप के सामने कहा मैं नेहा से शादी करना चाहता हूँ। तो सुधा की भौं तन गई और उसने तिरस्कार ढोंग करते हुए कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? नौकरानी से शादी? लोग क्या कहेंगे? अच्छे घर की बहू नहीं मिली तो नौकरानी को बहू बना लिया। प्रेमलाल ने भी गहरी आवाज़ में साथ दिया ये घर कोई सराय नहीं। लेकिन 2 पल बाद सुधा ने फुसफुसाकर जोड़ा अगर तुम्हारा मन यही है तो हम क्या कर सकते हैं? माँ बाप बेटे की खुशी से बढ़कर क्या चाहेंगे? फिर वो नेहा की तरफ मुड़ी देख लड़की ये सब घर बहुत बड़ा है, इसकी मर्यादा है, संभाल पाओगी? और नेहा की आंखें भीग गई जी कोशिश करूंगी। कुछ ही घंटों बाद मामा के फ़ोन पर खबर पहुंची आपकी भांजी हमारे घर की बहू बनने जा रही है। तो उनका कंठ भर गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटिया को घर मिल गया। वे शहर आने की जिद करने लगे तो सुधा ने मीठी स्वर में कहा भैया आप चिंता न करें, हम रस्में धूमधाम से करवाएंगे, आप आराम से आए। और फोन करते ही तीनों ने एक दूसरे को देखा और कमरे में वही धीमी हंसी फैल गई जो साजिशों के बीच आती है। शादी की तरह तैयारियां शुरू हुई। नेहा के लिए हल्की गुलाबी साड़ी, नकली गहनों का सिंपल सेट और हाथों में मेहंदी, सब सलीके से ताकि बाहर वालों को शक न हो। 2-3 पड़ोसी बुलाए गए। बाकी रिश्तेदार को कहा गया कि लड़के की नानी की तबीयत ठीक नहीं, बड़ा फंक्शन बाद में करेंगे, फोटो और वीडियो भेज देंगे। मेहंदी रचते ही नेहा ने अनजानी सी खुशी महसूस की। क्या सचमुच अब उसे अपना घर मिल रहा है? और उसी रात राजीव ने धीरे से कहा डरना मत, मैं हूँ ना। तो नेहा ने पहली बार खुलकर मुस्कुरा दिया जिसकी मुस्कान में वर्षों की कमी, लाचारी और सपनों का कोलाहल था। शादी के दिन सुबह सुबह घर में शहनाइयों की रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुधा ने जानबूझकर हल्का सा ड्रामा रचा। एक आध रिश्तेदार के सामने बोल उठी जो होना था हो गया। लड़का जिद पर आ रहा था, फिर तुरंत चेहरे पर ममता ओढ़ ली। अब यह हमारी बहू है, हमारी इज्जत है। कैमरा ऑन होते ही वह नेहा के सिर पर हाथ फेरती और ऑफ होते ही आदेश देती चाय गरम कर, पकोड़े दे। मामा दोपहर तक पहुंच गए। उनकी आंखों में गर्व था। मेरी भांजी देखो शहर के बड़े घर की बहू बनी। उन्होंने नेहा के हाथ में एक छोटा थैला दबाया। कुछ पुराने गहने हैं तेरी माँ के, इन्हें संभाल कर रखना। तो नेहा ने उन्हें सीने से लगा लिया जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मिल गया हो।
प्रेमलाल ने मामा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब यह हमारी जिम्मेदारी है, आप निश्चित रहिए। और मामा जान कहाँ का पाते कि अब यह आश्वासन नहीं, एक कसी हुई रस्में थी जिसे धीरे धीरे गले में कसना था। शाम की हल्की रोशनी में घर की छत पर सीरियल जैसी सजावट, मोबाइल कैमरे की चमक और दोपहर दोहराए जाते मंत्रों के बीच नेहा ने कांपते हाथों से वरमाला पहनाई। सिंदूर की लकीरें मांग में उतरते ही उसने आंखें बंद कर सोचा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। नीचे मोहल्ले के 2-4 लोग ताली बजा रहे थे। प्रेमलाल शांत होकर मुस्कुरा रहे थे और सुधा पास खड़े पंडित को लिफाफा थमाते हुए बुदबुदाई, अब तुम्हारा काम खत्म, ये लिफाफा पकड़ो और यहाँ से निकलो। रात को विदाई का छोटा सा नाटक भी हुआ। नेहा जब दहलीज पर रुकी और फिर घर के अंदर लौटी तो सुधा ने पास खींचकर कहा, कल से सुबह 5 बजे उठ जाना। बहू होने का मतलब काम कम नहीं होता, समझी। शब्दों में प्यार की परत थी मगर भीतर वही पुराना कांटा छिपा था। राजीव ने तुरंत कहा, माँ आज पहली रात है, उसे आराम करने दो। तो सुधा मुस्कुरा दी, हाँ आराम भी करेगी हमारी बहू, लेकिन घर की घड़ी घर वालों की चाल से चलती है। उस रात कमरे में पहली बार नेहा को रोशनी, तकिए, साफ रजाई और उसके नाम की अलमारी का एक छोटा सा हिस्सा मिला। राजीव ने उसकी उंगलियां थामकर कहा, आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और यह वाक्य इतना भरोसेमंद लगा कि नेहा को सचमुच लगा उसका जीवन बदल गया है। उसने धीमे से कहा, मैं आपकी उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। कमरे की बल्ब रोशनी में उसी भरोसे का पहला धागा बुना गया। वह भरोसे जो प्यार जैसा दिखता है पर भीतर से सौदे जैसा होता है। और इसी भरोसे के सहारे अगले कुछ दिनों में जॉइंट बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस और तमाम कागजों औपचारिकताओं तक बात पहुंचना था। पर अभी इसी क्षण नेहा के लिए यह सब बस नई शुरुआत थी, जहां नौकरानी होने की सारी धूल मानो धुल चुकी थी और वह अपने आप को सचमुच बहुरानी मान बैठी थी। शादी के बाद के पहले हफ्ते में नेहा के हाथ में भर्म और भरोसे की ऐसी ठाड़ी थमा दी जिसमें मिठास भी थी और अदृश्य कांटे भी। सुबह चाय की ट्रेक में चीनी जरा ज़्यादा होने पर सुधा मुस्कुराकर कहती, कोई बात नहीं बहू, अगली बार ध्यान रखना। रात में कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा में राजीव भविष्य की बातें करता और नेहा को लगता कि वह सचमुच इस घर की जिम्मेदार सदस्य है। इसी मीठी दौर में एक दिन राजीव ने बहुत सहज ढंग से कहा कि अब जब तुम उसकी ज़िंदगी का सबसे भरोसेमंद हिस्सा हो तो कुछ औपचारिकता कर लेते हैं। सुरक्षा के लिए एक बड़ी बीमा पॉलिसी लेनी है जिसमें तुम्हारा नाम जोड़ना होगा, ताकि ईश्वर न करे मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारे पास सहारा रहे। नेहा ने इसे भविष्य की सुरक्षा समझा। दूसरे दिन वह उसे पास के बैंक और फिर बीमा दफ्तर ले गया। फ़ोटो खींची, आधार की फ़ोटो कॉपी निकली, फॉर्म पर जगह जगह साइन करवाए गए। बीच में एक ब्रोकर जैसा आदमी आया जिसे प्रेमलाल पहले से जानते थे। उसने कंधों पर हाथ रखकर कहा कि सरकार की गरीबी राहत वाली एक योजना में महिलाएं बिना ज़्यादा झंझट छोटी सी रकम का लोन पा सकती है। नाम भर दिया तो घर में कभी ज़रूरत पड़े तो मदद मिल जाएगी। सब कुछ इतना व्यवस्थित और भरोसे भरा दिखाया गया कि नेहा को लगा जैसे यही तो परिवार है जो उसके भविष्य की चिंता कर रहा। बैंक में एक और कागज आया तो राजीव ने फुसफुसाकर कहा कि ज्वाइंट अकाउंट बनवा लेते हैं ताकि खर्चे प्लान हो। तुम्हें भी अपनी कमाई बचानी चाहिए। मोबाइल नंबर वाले कॉलम में उसने अपनी ही नंबर लिखवा दिया और एटीएम कार्ड का लिफाफा अपने पर्स में रख लिया। नेहा अनभिज्ञ थी कि ये छोटे छोटे धागे मिलकर कितनी बड़ी रस्सी बन रहे हैं। तीसरे हफ्ते तक कागजों के नाम पर कई फॉर्म भर गए। कहीं हफ्ता हस्ताक्षर, कहीं अंगूठे का निशान, कहीं बीमा का दावा, कहीं कस्टमर केयर की औपचारिकता। कॉल हर बार फोन राजीव ही उठाता। नेहा घर के काम में व्यस्त है, मैं उसका पति हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए।
एक दोपहर जब वह रसोई में आटा गूंथ रही थी तभी राजीव के फ़ोन पर मैसेज आया। अकाउंट में 10 लाख रुपये क्रेडिट और तुरंत ही उस घर में हलचल मच गई। नेहा को कानों कान खबर तक नहीं लगी। राजीव तुरंत बैंक गया, काउंटर से नकद निकालकर घर ले आया। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर प्रेमलाल, सुधा और राजीव ने नोटों की मोटी गड्डियाँ टेबल पर फैला दी। 3 लाख की गड्डी सुधा की और सर की 3 लाख प्रेमलाल के पास रुक गए और 4 लाख राजीव के बटुए राज में बट गए। शाम तक घर की हवा बदल चुकी थी। बाहर से लौटते ही सुधा ने अपने लिए सोने जैसी चमक वाला सेट देखना शुरू कर दिया। अगले दिन वह बाजार गई और महंगे साड़ी गहने लेकर लौटी। प्रेमलाल ने मोटी चेन और कुछ सूट सिलवाए। राजीव देर रात तक दोस्तों के साथ होटल, शराब और पार्टी में डूबा रहा। पहले जहां बहू के हाथ की चाय को वह शाबाशी देता था, अब वही कप होल्डर उलटकर बोल पड़ा था, वह चाय कड़वी क्यों है। सास सुधा सुबह 5 की जगह 4:30 का अलार्म लगाने लगी और कहने लगी, शादी का मतलब यह नहीं कि काम कम हो जाए, घर बड़ा है, जिम्मेदारियां बढ़ती है। नेहा धीरे धीरे समझने लगी कि जिस प्यार को उसने सच माना था वह प्यार नहीं, सौदे का हिस्सा था। फिर भी वह यह सोचकर खुद को संभालने लगी रही थी कि शायद खर्चे के दबाव में लोग चिड़चिड़ाते हो रहे हो। कुछ ही दिनों बाद कागज आए। इस बार ब्रोकर ने फुसलाया कि छोटी छोटी रकम में अलग अलग संस्थाएं से लोन उठाना होता है। उठाना आसान है, जोड़ने पर हाथ में अच्छा पैसा रहता है। घर वालों ने नेहा से फिर साइन करवा दिए। कभी बीमा के नाम पर, कभी किसी कंज्यूमर क्रेडिट की शर्तों पर। ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से पैसे आते ही गायब होने लगे। नेहा चूल्हे पर उबलती दाल के झाग में अपना चेहरा देखती और मन ही मन पूछती कि क्या यह सचमुच उसका घर है। उधर रात में राजीव की बातचीत भी बदलने लगी। भविष्य के सपने अब खर्चों की सूची में बदल गए।